Hello बच्चों, good morning, welcome to our channel and Swatching app. Once again, this is your very own Dr. Anshuman Agrawal, once again your pain physician and biology guru. तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारी मिशन नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 का। आज का जो लेक्चर है दैट इज थर्ड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। दो लेक्चर्स हम उसमें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर की भी काम क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, दूसरे एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टाइप्स होते हैं बच्चों, सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, डबल सर्किट सर्कुलेशन, उसके बारे में बात करी। एंड देन फिर हमने स्टार्ट कर दिया था बच्चों कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जिसमें प्लाज्मा कंप्लीट कंपोजिशन हम देख चुके हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो तीन तरह के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, उसमें आरबीसीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा बच्चों, इसमें हम जो रिमेनिंग फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज डिटेल में देखेंगे, प्लेटलेट्स हम डिटेल में देखेंगे, हीमोपोएसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो बच्चे मेरी टीम के साथ हमारे साथ अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन करके जिस तरह से मेरा डॉक्टर बनने का ड्रीम पूरा हुआ, अपना भी ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो बच्चों तीन काम आपको करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरा काम बच्चों, प्ले स्टोर से हमारी जो नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, उसको डाउनलोड करके वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। फ्री एज वेल एज पेड प्लान दोनों अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, वहां पर फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी अवेलेबल है आपके लिए। और तीसरा काम ये करना है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आप अपने बायोलॉजी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो दो बैचेज हैं हमारे, जोश बैच 11th क्लास स्टूडेंट्स का जो नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, और जुनून बैच 23 नीट को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स का जो ड्रॉपर्स हैं, 12th क्लास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक हमारे इस मिशन नीट में जोश और जुनून बैच में कंप्लीट कर चुके हैं। तो लिविंग वर्ल्ड हमने कंप्लीट कर लिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, लोकोमोशन, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये कंप्लीट हो गए हैं। ये तीन चैप्टर्स अभी चल रहे हैं, जिनमें से इसका सिर्फ लास्ट लेक्चर हमारा बचा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का बच्चों। ठीक, जब बॉडी फ्लूइड्स खत्म हो जाएगा तो 11th के चैप्टर को हम 11th से रिप्लेस करेंगे, दैट इज प्लांट मॉर्फोलॉजी में उठाने वाला हूँ। उसके बाद बच्चों प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी कंटिन्यूटी में लेंगे हम। और 12th के चैप्टर को 12th से रिप्लेस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म होते हैं, हम इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जेनेटिक्स चलता रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन अभी चल रहा है, इसके बाद हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस लेंगे बच्चों। ठीक है, साथ में पूरी जेनेटिक्स कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जैसा मैंने कहा कि आरबीसीज हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, तो डब्ल्यूबीसीज से चालू करेंगे। डब्ल्यूबीसीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसीज अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी ने इसमें नहीं बता रखी है जो पूछी जाती है, तो आपको इसको अच्छे से यहाँ पर देखना है। आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैं हैंड रिटन नोट्स बनाकर लाता हूँ, हमारा लेक्चर में भी टाइम बचाता है, बाद में आपको बनाने भी नहीं पड़ते हैं। जो बच्चे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में उनको ये नोट्स डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाते हैं, है ना। तो आप भी चाहें तो एक बार सोचिंग ऐप को एक्सप्लोर करके वहां से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो बच्चों। डब्ल्यूबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्यों कहते हैं बच्चों इनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स? क्योंकि कलरलेस होती है, व्हाइटिश इन कलर होती है, और व्हाइट कलर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बच्चों ल्यूको, तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स, है ना, व्हाइट सेल्स। फिर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, काउंट का मतलब सेल काउंट का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। जब भी हम सेल्स के नंबर को पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज सेल काउंट। यहाँ पर ब्लड में हम बात कर रहे हैं, तो पर क्यूबिक मिलीमीटर वॉल्यूम ऑफ ब्लड में सेल कितनी होगी, दैट विल बी इट्स काउंट। जैसे आरबीसी काउंट हमने देखा था बच्चों 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, उसी तरह से यदि हम डब्ल्यूबीसी काउंट किया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें, तो नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, 4000 टू 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये तो कंप्लीट रेंज है बच्चों कि 4000 मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, 11000 मैक्सिमम, इसके बीच में कहीं वैल्यू है डब्ल्यूबीसी की पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी की यदि हम बात करें, क्योंकि अब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं बच्चों, तो उसके बारे में हमें अच्छे से हर जानकारी होना जरूरी है। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, इस नंबर को बताती है, इस काउंट को बताती है 6000 टू 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब ये वेरिएशन कैसे आई भाई, तो ये वेरिएशन ऐसे आई कि जो वैल्यू आपको एनसीईआरटी ने दे रखी, दैट इज द एवरेज वैल्यू, है ना, कंप्लीट रेंज नहीं दे रखी। तो इस वैल्यू का हम एवरेज देखें, हाँ कि भाई मेजोरिटी, नॉर्मली मेजोरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स में, मेजोरिटी ऑफ द पीपल में कितनी डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर मिलती है, तो मेजोरिटी में आपको ये वैल्यू 6000 से 8000 के बीच में मिलेगी, दैट इज द एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है। कंप्लीट रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है 4000 से 11000, क्योंकि आप इसको यदि कंप्लीट रेंज मान लोगे तो उसके हिसाब से तो फिर क्या हुआ बच्चों, यदि किसी की 5000 है तो वो अब नॉर्मल होगी, और किसी की 9000 है तो वो भी अब नॉर्मल होगी, जबकि वो अब नॉर्मल नहीं होती है।
है ना। 4000 से लेकर 11000 के बीच में सारी वैल्यूज नॉर्मल है WBC काउंट के लिए। अब बच्चों ये जो WBCs है इनको हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। नाम किस हिसाब से दिया है ये ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स? ग्रेन्युलोसाइट्स वो WBCs है जिनके साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे बच्चों, और उन ग्रेन्यूल्स को हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में आफ्टर स्टेनिंग देम विद स्पेसिफिक डाइज। डाइज क्या होते हैं? कलरिंग एजेंट्स, कलरिंग केमिकल्स जो हम बायोलॉजी में यूज करते हैं बच्चों, सेल्स के कंपोनेंट्स को, सब कंपोनेंट्स को देखने के लिए, है ना। तो यदि हम इन WBCs को जो ग्रेनुलोसाइट्स है बच्चों, इनको स्टेन करें विद स्पेसिफिक डाइज, बेसिक डाई और एसिडिक डाई, दोनों तरह के डाइज यूज किए जाते हैं। बेसिक डाई का कॉमन एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू है बच्चों, हिमेटोजाइलिन है, और एसिडिक डाई का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो यूज किया जाता है बायोलॉजी लेबोरेटरी में, दैट इज ईओसिन। तो जब हम इन दोनों डाइज के यूज करते हैं तो क्या होता है, कुछ सेल्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तो बेसिक डाई से स्टेन हो जाते हैं, मतलब यानी वो बेसिक डाई को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो कंपोनेंट्स बेसिक डाई को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करते हैं वो फिर वॉयलेट कलर के दिखने लग जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। कुछ कंपोनेंट सेल के ऐसे होते हैं जो एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों, और एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करने वाले, यूसिन को एब्जॉर्ब करने वाले रेड कलर के दिखते हैं, और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो इन दोनों ही डाइज को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करते, वो यूजुअली लाइट पिंक कलर के दिखते हैं, हम कहते हैं कि उन्होंने दोनों ही स्टेन नहीं लिए, दोनों ही स्टेन से स्टेन नहीं हुए हैं। तो बच्चों इन स्टेन्स की मदद से जब हम इन सेल्स को विजुलाइज करते हैं माइक्रोस्कोप में आफ्टर स्टेनिंग, तो हमें देखने को मिलता है कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना, बहुत सारे दानेदार ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, है ना, दाने लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, देयर इज ग्रेन्यूल्स, और वहीं से इनको नाम दिया ग्रेनुलोसाइट्स। जबकि कुछ WBCs ऐसी भी है जिनके साइटोप्लाज्म आफ्टर स्टेनिंग आपको इस तरह के ग्रेन्यूल्स नहीं दिखते बच्चों, उनको हमने क्या नाम दिया है? अग्रेनुलोसाइट्स नाम दिया है। तो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया WBCs को बच्चों। ग्रेनुलोसाइट्स क्या हो गई? साइटोप्लाज्म हैज ग्रेन्यूल्स व्हिच आर स्टेन्ड बाय स्पेसिफिक डाई, बेसिक और एसिडिक दोनों डाई यूज करते हैं हम, जबकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। अब ग्रेनुलोसाइट्स में कौन सी WBC के ग्रेन्यूल्स कौन से डाई से स्टेन हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे, उसके बेसिस पे तीन तरह की ग्रेनुलोसाइट्स प्रेजेंट होती है बच्चों। बेसोफिल्स, यदि साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करके वॉयलेट कलर के दिख रहे हैं। एसिडोफिल्स, यदि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब करके इओसिन को एब्जॉर्ब करके रेड कलर के दिख रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स, यदि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स न्यूट्रल है, ना तो वो बेसिक डाई को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना एसिडिक डाई को, बिल्कुल लाइट पिंक कलर के दिख रहे हैं, तो न्यूट्रोफिल्स कहलाएगी। फिलिक वर्ड जो होता है बच्चों, ये अट्रैक्शन, एफिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने हाइड्रोफिलिक वर्ड तो बहुत बार कॉमनली सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, एफिनिटी, वो चीजें, वो केमिकल्स जो वाटर के साथ बाइंड होने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए एफिनिटी रखते हैं, अट्रैक्शन रखते हैं बच्चों, है ना। हाइड्रोफोबिक, जो वाटर को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर बेसोफिल्स ऐसी सेल्स जिनके ग्रेन्यूल्स की एफिनिटी, अट्रैक्शन बेसिक डाई के लिए, वो बेसिक डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स ऐसी WBCs जिनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स एसिडिक डाई, जिसका एग्जांपल इओसिन है, उसके लिए एफिनिटी या अट्रैक्शन रखते हैं बच्चों। न्यूट्रोफिल्स ऐसी WBCs, ऐसी ग्रेनुलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स दोनों ही तरह की डाई के लिए कोई एफिनिटी नहीं रखते, न्यूट्रल हैं डाइस के लिए, है ना। जो अग्रेनुलोसाइट्स है बच्चों, उनमें दो WBCs हम पढ़ेंगे, दो टाइप की WBCs, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो टोटल टाइप ऑफ WBCs कितनी हो गई? दो मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन तरह की है बच्चों, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, और फिर अग्रेनुलोसाइट्स में दो तरह की है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ WBCs, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे बच्चों। पहले हम बात करेंगे किसकी? ग्रेनुलोसाइट्स की, ठीक। ग्रेनुलोसाइट्स में फर्स्ट बेसोफिल्स देखते हैं बच्चों। 5 तरह की WBCs है, तो सबका नंबर भी अलग अलग होगा, कोई पांचों में सबसे ज्यादा भी होगी, कोई पांचों में सबसे कम भी होगी। तो सबसे कम मिलने वाली जो WBCs है इन पांचों में, वो कौन सी बच्चों? बेसोफिल्स। ओनली 0.5 to 1% ऑफ द टोटल WBCs विच आर फाउंड इन आवर ब्लड। पूरे ब्लड में हमारी इतनी WBCs है, उनमें से इनका जो प्रोपोर्शन होता है सिर्फ 0.5 से 1%, 0.5 to 1% होता है। दीज आर मिनिमम इन नंबर बच्चों। न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है? एस शेप्ड, और 2 से 3 लोब इनके न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेंगे, तो करीब इस तरीके का, है ना। न्यूक्लियस में स्वोलन एरियाज होते हैं, थिकन्ड एरियाज होते हैं इनके न्यूक्लियस में, जहां पर न्यूक्लियस में थिकनिंग मिलती है उसको हम लोब कहते हैं बच्चों। तो इनका जो न्यूक्लियस होगा या तो 3 लोब्स का होगा या फिर 2 लोब्स का होगा,
है ना। लेकिन शेप कैसा होता है न्यूक्लियस का बच्चों, एस शेप न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर देखो 3 लोब्स का एस शेप न्यूक्लियस हमने बना रखा है, ठीक। ग्रेन्यूल्स जैसा मैंने अभी आपको बताया बच्चों, वॉयलेट कलर देंगे आफ्टर गेटिंग स्टेन्ड विद बेसिक डाई। हमने मान लो दोनों डालेंगे, हम दोनों डाई जब भी सेल स्टेनिंग करेंगे, यहाँ पर भी, है ना। मैंने एसिडिक भी डाल दिया, बेसिक डाल दिया। इनके ग्रेन्यूल्स लेंगे ही किसको, बेसिक डाइमिथाइलिन ब्लू को एब्जर्व करके करेंगे, और फिर उसको एब्जर्व करने के बाद कैसे दिखेंगे बच्चों, वॉयलेट कलर के दिखेंगे। तो यहाँ पर जो डॉट्स मैंने बना रखे हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बेसोफिल, ये डॉट्स हमें माइक्रोस्कोप में किस कलर के दिखते हैं बच्चों, वॉयलेट कलर के। इनफैक्ट न्यूक्लियस भी बेसिक डाई लेता है, मेनली वॉयलेट कलर का दिखता है, ठीक। फंक्शन, सिक्रेट इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स लाइक हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन। काम क्या है इनका बच्चों, बेसोफिल्स का, तो जब भी हमें कट वगैरह लग जाता है, या किसी मान लो मधुमक्खी ने, हनी बी ने हमें काट लिया, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एग्जांपल दे चुका हूँ इन्फ्लेमेशन का। क्लासिकल एग्जांपल मैंने उसमें हनी बी का ही दिया था आपको, कि जहाँ हनी बी काटती है वहाँ पर सूजन, स्वेलिंग भी आती है, दर्द, पेन भी होता है, वहाँ पर लाल हो जाता है एरिया, रेडनेस ऑफ द एरिया होती है बच्चों, है ना। और हाथ लगाते तो वहाँ पर आपको गर्माहट लगती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। दीज 4 चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हुए, स्वेलिंग, पेन, इंक्रीज इन द रेडनेस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, रेडनेस ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण। तो ये जो 4 चेंजेस होते हैं बच्चों, ये जब एक जगह पर एक साथ हो रहे हो तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन कहते हैं, दैट इज इन्फ्लेमेशन, है ना। तो ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि जब बाहर से मधुमक्खी ने हमें काटा तो टॉक्सिन, एक हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी में आया फ्रॉम हनी बी, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको खत्म करने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसीज उसके अगेंस्ट फाइट करती है, और उस वक्त वो कुछ ऐसा केमिकल्स को रिलीज करती है जिससे हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ सिम्टम्स हमें तकलीफ भी होती है, जैसे दर्द से हमें तकलीफ होती है, टेम्परेचर बढ़ जाए, बॉडी का फीवर हो जाए तो उससे थोड़ी तकलीफ होती है। तो हम, हमारे दिमाग में ये भी बात आती है कि ये होते क्यों है भाई फिर, है ना। जब आप बाहर से आने वाली चीज को खत्म कर रहे हो तो अपने खुद के शरीर को बिना हार्म पहुंचाए, बिना तकलीफ दे भी तो कर सकते थे। जरूरी था कि दर्द प्रोड्यूस करना, वहां पर जरूरी था कि स्वेलिंग प्रोड्यूस करना। तो बेटा ये जो चीजें हो रही है, पेन हो रहा है उस वक्त, फीवर आ रहा है, दीज आर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। दर्द नहीं होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई है ना। फीवर, जब टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों तो ऑटोमेटिकली बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है ना। वो भी हमें मदद करता है इन्फेक्शन से लड़ने में। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जब भी हमारी डब्ल्यूबीसी बाहर से आने वाले एजेंट, टॉक्सिन, हार्मफुल केमिकल, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरस, इनसे लड़ती है, तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, फीवर वगैरह आता है बच्चों, है ना। ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहलाता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन के दौरान चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, जैसे रेडनेस बढ़ना, रेडनेस क्यों बढ़ती है, क्योंकि उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा, जो ब्लड वेसल्स उनका डायमीटर बढ़ जाता है, मोटी हो जाती है ब्लड वेसल्स, चौड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाएगी, डायमीटर बढ़ जाएगा तो उनके अंदर का अमाउंट जो ब्लड फ्लो कर रहा था उनमें वो बढ़ जाएगा बच्चों, वो बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली एरिया रेड हो जाएगा। तो ये जो डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स होता है उस वक्त वहां पर, वो किस केमिकल की वजह से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन, जो इन्हीं सेल से आ रहा है, बेसोफिल से बच्चों, है ना। इसी तरह से बच्चों स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो होता है बिकॉज ऑफ सीरोटोनिन। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट का काम करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है उस जगह पर। ये भी एक तरह से इनडायरेक्टली ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है बच्चों, फ्लूइडिटी को बढ़ा रहा है उसकी, है ना। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से जो भी अपन ने इन्फ्लेमेशन के साइंस एंड सिम्टम्स पढ़े हैं बच्चों, क्या क्या चेंजेस होते हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान, उनको प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसोफिल्स का मेन रोल इन्फ्लेमेशन में होता है। सेकेंड टाइप के ग्रेनुलोसाइट्स देखेंगे बच्चों, एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स। अगेन फिलिक वर्ड आ रहा है इनमें, इनका मतलब इनके जो ग्रेन्यूल्स होंगे, इनकी एफिनिटी अट्रैक्शन किसके लिए ज्यादा होगी, एसिडिक डाई के लिए, यानी कि इओसिन के लिए बच्चों। तो इसलिए इनको एसिडोफिल्स के साथ साथ इओसिनोफिल्स भी नाम दिया। टोटल डब्ल्यूबीसीज में ये भी काफी कम होती है, लेकिन मिनिमम नहीं, है ना। सेकेंड लीस्ट नंबर होगा इनका, दैट इज 2 to 3% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। न्यूक्लियस इनका कैसा होगा बच्चों, बायलोब्ड, 2 ही लॉब्स मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे इनके न्यूक्लियस में, है ना। तो बायलोब्ड न्यूक्लियस होता है। ग्रेन्यूल्स जैसा भी हमने डिस्कस करा, दे आर स्टेन्ड, यदि एसिडिक डाई को एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सब सेलुलर कंपोनेंट, सेल का कोई भाग, तो वो रेड कलर का दिखता है फिर माइक्रोस्कोप में बच्चों, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ग्रेन्यूल्स आर स्टेन्ड रेड कलर बाय एसिडिक डाई, दैट इज इओसिन। फंक्शन, इंक्रीज इन एलर्जी एंड पैरासिटिक वर्म इन्फेस्टेशन। कब बढ़ते हैं ये, बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है, या किसी वर्म का जैसे आपने देखा ना पेट में कई बार वर्म्स का, पेट के कीड़े आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो, वर्म्स का इन्फेक्शन होता है, जैसे एस्कैरियासिस, एस्कैरिस एक वर्म है बच्चों, है ना। तो वर्म्स का इन्फेक्शन हो, बॉडी में पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे फायदा तो लेते हैं लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये पढ़ेंगे हम इकोलॉजी के अंदर, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक।
तो पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, वर्म इन्फेस्टेशन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, इनके दौरान एसिडोफिल्स और इयोसिनोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है बच्चों। केशव क्या कह रहा है भाई? ब्लड फ्लो इंक्रीज मींस वाजोडायलेशन भी बिल्कुल कह सकते हैं। देखो केशव, जरूरी नहीं है कि ब्लड फ्लो सिर्फ वाजोडायलेशन से, सिनोनिम्स की तरह आप यूज नहीं कर सकते हो। ब्लड फ्लो बढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। वाजोडायलेशन होगा, डेफिनेटली ब्लड फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि उस समय हम पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया में देखें तो वॉल्यूम बढ़ गई है, नो डाउट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लड फ्लो जरूरी नहीं है वाजोडायलेशन से बचे। यदि हार्ट ज्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट होकर पंपिंग कर रहा है ब्लड की, वहां पर भी ब्लड फ्लो की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन पर यूनिट एरिया में वॉल्यूम या पर एक पर्टिकुलर जगह में वॉल्यूम एज सच नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक जगह से जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो तो बढ़ जाएगा ना। एक सेल को पहले मान लो 1 मिनट में यदि एक्स अमाउंट ऑफ ब्लड मिल रहा था, लेकिन यदि अब ब्लड ज्यादा तेजी से पंप कर रहा है, स्पीड बढ़ गई, तो उसी टाइम में अब उस टिश्यू को एक्स अमाउंट की जगह एक्स से ज्यादा अमाउंट मिलेगा, जिसको आप मान लो वाई कह रहे हैं। तो अमाउंट चेंज हो गया ना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वाजो डायलेशन से ही ब्लड फ्लो हमेशा बढ़े ये जरूरी नहीं है, वो भी एक तरीका है ब्लड फ्लो को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ाने का। लेकिन हाँ, हार्ट यदि स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस तरीके से भी ब्लड फ्लो बढ़ सकता है बेटा, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट रेट बढ़ जाए तो भी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए तो भी बढ़ जाएगा, और वाइजोडायलेशन हो जाए तो भी बढ़ जाएगा। ये सारे तरीके हैं जिनसे ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। तो आप ऐसे याद नहीं रखो कि ब्लड फ्लो एंड वाइजोडायलेशन वन एंड द सेम थिंग। आप ऐसे याद रखो कि वाइजोडायलेशन इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो इन अ पर्टिकुलर एरिया। क्लियर केशव? अनन्या को तो अभी तक सब क्लियर है, ठीक है। केशव, तुम्हें क्लियर है ये पॉइंट जो तुमने पूछा है अभी? एक यदि क्लियर है तो चैट में मेंशन कर दो बच्चों, है ना। चलो न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं। तीसरी तरह की ग्रेनुलोसाइट्स और तीसरी तरह की डब्ल्यूबीसीज बच्चों जो अभी तक हम देख रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स की यदि हम बात करें तो दीज आर 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। ऑब्वियसली बात है, यदि 50% से ज्यादा है टोटल डब्ल्यूबीसीज की, तो सब में सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम इन नंबर होती है बच्चों न्यूट्रोफिल्स, है ना। दे आर मैक्सिमम इन नंबर। न्यूक्लियस की हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों। इसमें यूजुअली आपको 2 से ज्यादा लोब्स मिलेंगे न्यूक्लियस में, 7 तक भी हो सकते हैं। जो आपसे पूछा जाता है अभी तक जो ऑप्शंस आते हैं उनमें यूजुअली 3 to 5 लोब न्यूक्लियस बोला जाता है, जबकि 2 से 7 लोब तक का न्यूक्लियस इनका हो सकता है वास्तव में। अब बच्चों देखो, जो ग्रेनुलोसाइट्स में हमने देखा 2 लोब वाली भी है, 3 लोब न्यूक्लियस वाली भी है, यहाँ पर हम 2 से 7 न्यूक्लियस वाली भी देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या चीज है देखने की? यहाँ पर हम अलग अलग ग्रेनुलोसाइट्स को जब देखेंगे तो अलग अलग ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर हर इंडिविजुअल ग्रेनुलोसाइट में आपको हो सकता है कि कुछ अलग नंबर मिल जाए, ठीक है, लोब्स ऑफ न्यूक्लियस का। इसका मतलब अलग अलग डब्ल्यूबीसीज में अलग अलग अपीयरेंस के न्यूक्लियस वाली सेल्स आपको मिलेगी। मतलब न्यूक्लियस का अपीयरेंस अलग अलग डब्ल्यूबीसीज में ग्रेनुलोसाइट्स में आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे न्यूट्रोफिल्स की मैं बात करूं तो न्यूट्रोफिल्स में किसी के अंदर 2 लोब न्यूक्लियस, किसी में 3 लोब न्यूक्लियस, किसी में 4 लोब न्यूक्लियस, किसी में 5 लोब न्यूक्लियस, किसी में 6 लोब न्यूक्लियस, किसी में 7, मैंने बोला 7 तक मिल सकता है वास्तव में। एवरेज आपको जो याद रखना है 3 to 5 मिलता है मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियोसाइट्स के न्यूट्रोफिल्स के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस का अपीयरेंस अलग अलग होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए हम मॉर्फो वर्ड यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस बच्चों, है ना, एक तरीके से। तो मॉर्फोलॉजिकली यदि हम बात करें तो न्यूक्लियस का अलग अलग शेप होता है, एक से ज्यादा शेप के न्यूक्लियस, एक से ज्यादा के लिए पॉली वर्ड यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो न्यूट्रोफिल्स है किस तरह की ल्यूकोसाइट से डब्ल्यूबीसीज है विद मल्टीपल मॉर्फोलॉजी ऑफ न्यूक्लियस, मल्टीपल अपीयरेंसेस ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पीएमएनएल्स। ये वर्ड वैसे स्पेसिफिकली तो न्यूट्रोफिल्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कई बार इन जनरल ग्रेनुलोसाइट्स के लिए भी ओवरऑल यूज कर लिया जाता है बच्चों। नाउ ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, ऑलरेडी अब मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया था, न्यूट्रोफिल्स क्योंकि न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये ना तो बेसिक स्टेन को ले रहे हैं ना ही एसिडिक स्टेन को ले रहे हैं। दे आर न्यूट्रल फॉर बोथ द स्टेन्स, दोनों को प्रॉपर्ली एब्जर्व नहीं करते हैं इनके ग्रेन्यूल्स, तो लाइट पिंक कलर के दिखते हैं, ना प्रॉपर्ली रेड दिखेंगे ना प्रॉपर्ली वॉयलेट दिखेंगे। फंक्शन फेगोसाइटोसिस, क्या करती हैं बच्चों ये सेल्स? अगेन वहीं आ जाते हैं हम, हनी बी ने हमें काटा तो उस जगह पर फटाफट जो ब्लड फ्लो बढ़ रहा है उस ब्लड में न्यूट्रोफिल्स पहुंच जाएगी, इधर उधर से भी इकट्ठे होकर वहां पर इनका नंबर बढ़ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जाकर वो जो हनी बी से आने वाले टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं, सब्सटेंसेज है, उनको एनगल्फ करके खत्म करने में मदद करेगी। कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आता है तब भी सबसे पहले यही एक्ट करती है, ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जाती है और उनको फेगोसाइटोज करके एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है बच्चों, है ना। छोटी भी होती है साइज में और किसका काम कर रही है? चोर को पकड़ने का काम कर रही है, जो हमारे घर में
हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाने आया है, दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। पूछा जाता है बच्चों कई बार, हमें याद रखना है कि माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड कौन सी सेल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती है बच्चों। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अग्रेनुलोसाइट्स पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ नोट, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक, सबसे पहले ल्यूकोसाइटोसिस देखेंगे, फिर ल्यूकोसाइटोपेनिया और फिर ल्यूकोपोइसिस। तीन टर्म हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस टर्म मैंने आपको बताया था, तो साइटोसिस टर्म जहां भी आया बच्चों, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, दैट इज डब्ल्यूबीसी। तो नॉर्मल जो रेंज होती है डब्ल्यूबीसी काउंट की वो हमने देख ली, 4000 से 11000। अब नॉर्मल रेंज के ऊपर चला जाए नंबर, यानी 11000 से ज्यादा जा रहा है, तो फिर उस कंडीशन को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। नॉर्मल रेंज से नीचे चला जाए, यानी कि 4000 मिनिमम नॉर्मल वैल्यू थी, उससे नीचे जा रहा है, तो फिर हम उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपीनिया, है ना। तो पीनिया वर्ड डिक्रीज के लिए, साइटोपीनिया डिक्रीज इन द सेल काउंट, साइटोसिस इंक्रीज इन द सेल काउंट। ये वर्ड कॉमन है पूरी बायोलॉजी में, जहां भी साइटोसिस आएगा इसका मतलब सेल नंबर बढ़ रहा है, साइटोपीनिया आ रहा है यानी कि सेल नंबर कम हो रहा है। इसमें फिर डाउट रखना ही नहीं है। कभी मान लो अपने को ढंग से पता भी नहीं था टर्म, तो वहां पे आप मीनिंग निकाल सकते हो। पीनिया वर्ड लेस के लिए यूज होता है, साइटोसिस बढ़ने के लिए। अब ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है यानी 11000 से ज्यादा काउंट, कौन कौन सी कॉमन कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। एक तो इन्फेक्शंस में, जब भी बॉडी में इन्फेक्शंस होंगे तो हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस होता है। और रीजन उसका क्या है, ज्यादातर डब्ल्यूबीसी किस में मदद कर रही है, बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से फाइट करने में, उसको खत्म करने में मदद करती है। जब बाहर से कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में आया तो उसको खत्म करना है, तो वहां पर फिर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा होगी तो ज्यादा जल्दी, ज्यादा इफिशियंटली और ज्यादा इजीली बाहर से आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट को खत्म करेगी, हमारी बॉडी में से इन्फेक्शन को खत्म करेगी। तो इसलिए उस समय तो इनका नंबर बढ़ना जायज है। लेकिन ये जो नंबर बढ़ता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये ऐसा नहीं है कि 11000 से सीधे 40000 50000 हो जाएगा। ये एक रेंज में बढ़ता है कि ठीक है 11 से 12000, 14000, 15, 16000, इससे ज़्यादा यूजुअली नहीं जाएगा। दैट इज द नॉर्मल इंक्रीज जो होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन डब्ल्यूबीसी काउंट में, है ना। दूसरा एक कारण जिसमें ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, ल्यूकेमिया बच्चों। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर। कॉमन टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। वहां पर इनका प्रोडक्शन अनकंट्रोल्ड वे में होने लग जाता है। ठीक है, कैंसर का मतलब ही क्या होता है कि जिस भाग में कैंसर हो रहा है वहां की सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होने लग जाती है, कंट्रोल खत्म हो जाता है डिवीजन के ऊपर। तो यदि डब्ल्यूबीसीज का नंबर अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है तो दैट इज नोन एज ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया बच्चों, है ना। अब यहाँ पर यदि हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि भाई किसी के अंदर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ये भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन शायद बॉडी में हो जिसके कारण उसको खत्म करने के लिए बढ़ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि ब्लड कैंसर हो। कैसे, हम प्रिलिमिनरी, जैसे पेशेंट आप मान लो डॉक्टर बन गए हो, आपके पास पेशेंट आया, आपने इन्वेस्टिगेशन कराई, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ है, 50000 आ रहा है। पहला थॉट, अब इस समय आपके दिमाग में इन्फेक्शन नहीं आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। क्यों, क्योंकि यूजुअली अभी मैंने आपको बोला था इन्फेक्शन में इतना ज्यादा अमाउंट नहीं जाएगा। लेकिन यदि मान लो 13000 आ रहा है तो फिर पहला थॉट ब्लड कैंसर नहीं आना चाहिए। आप डराओ मत फिर पेशेंट को कि अब ब्लड कैंसर हो सकता है, क्योंकि यूजुअली 12-13 हजार हो जाती है छोटे मोटे इन्फेक्शन में भी। तो फिर आप प्रॉपर्ली पहले जो इन्फेक्शन हो सकता है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराओ। यदि इन्फेक्शन निकल जाता है तो ठीक है, यदि 12-13 हजार थी, 14000 थी, 15000 थी, तो वो इन्फेक्शन के कारण है। लेकिन 50000 है तो फिर वहां पर ब्लड कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यूजुअली ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया में जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है उसमें बहुत ज्यादा होता है, 50000, लाख से ज्यादा भी आपको सेल्स मिल सकती है। ठीक, ल्यूकोपोइसिस, पोइसिस वर्ड में ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं बच्चों की, पोइसिस जहां भी आएगा इट मींस फॉर्मेशन। ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोपोइसिस। इसी तरह से लास्ट टाइम में हमने देखा था इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बच्चों, रेड ब्लड सेल्स, है ना। ये तो बात होगी बच्चों ग्रेन्युलोसाइट्स की। एक बार पानी पी लेता हूं और फिर हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स।
चलो भाई, बात करते हैं अब ग्रेनुलोसाइट्स। दो तरह की होती है, तीन तरह की डब्ल्यूबीसीज हमने पढ़ ली जो ग्रेनुलोसाइट्स में थी। अब दो तरह की डब्ल्यूबीसीज हम पढ़ेंगे ग्रेनुलोसाइट्स में। टोटल 5 तरह की डब्ल्यूबीसीज हो जाएगी। पहले बात करते हैं बच्चों लिम्फोसाइट्स की। ये 20 to 25% ऑफ टोटल होती है। तो न्यूट्रोफिल्स की यदि हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर में हमें जो डब्ल्यूबीसीज मिलती है दे आर लिम्फोसाइट्स। ठीक, न्यूक्लियस इनका कैसा होता है बच्चों, अब ध्यान रखना। जो ग्रेनुलोसाइट्स थे उनमें लॉब्ड न्यूक्लियस थे, मल्टीपल लॉब्स, दो से तीन या 2 से 7 या 3 से 5 हमें देखने को मिलते थे। यहाँ अब लॉब्स नहीं होते, लॉब्ड न्यूक्लिया आर एब्सेंट इन अग्रेनुलोसाइट्स। तो एक डिफरेंस तो ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स में ये भी होता है। मेजर डिफरेंस किसका होता है, ग्रेन्यूल्स का। इनके साइटोप्लाज्म में आपको अब ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे। तो 20-25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी न्यूक्लियस सिंगल लार्ज राउंड न्यूक्लियस होता है बच्चों। एक ही न्यूक्लियस होगा, बड़ा होगा, राउंड होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल वो ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे देखो सेंट्रल न्यूक्लियस जो मैंने शेड्यूल बना रखा है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ लिम्फोसाइट, जो रिलेटिवली बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है, पांचों में सबसे छोटी कोई पूछे आपसे तो लिम्फोसाइट्स होगी बच्चों। ठीक है, सबसे छोटी ग्रेनुलोसाइट पूछे तो फिर वो बेसोफिल होती है। ठीक, फंक्शन इम्यूनिटी, है ना, अगेन डिफेंस ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्शन टू द बॉडी बच्चों। बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, तो ये सेल्स भी उनको खत्म। तो कुल मिलाकर ज्यादातर डब्ल्यूबीसी का जो रोल होता है वो बॉडी डिफेंस में होता है, प्रोटेक्शन में होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को, है ना। ये जो लिम्फोसाइट्स होती है बच्चों दो टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी यहां से आता है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। बर्ड्स के अंदर एक टिश्यू होता है बच्चों, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस, जिसका काम होता है उनका ब्लड बनाना, वहां से ये बी लिया गया है, बी लिम्फोसाइट्स का। और टी लिम्फोसाइट्स में जो कैपिटल टी है बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स थाइमस, क्योंकि वहां पर जाकर मेच्योर होती है टी लिम्फोसाइट्स, है ना, आगे आ जाएगा अभी। तो दो तरह की लिम्फोसाइट्स होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो बच्चों ये जो बी और टी लिम्फोसाइट्स है ये किस तरीके से काम करती है ये हम आगे बात करेंगे। नहीं बेटा, ल्यूकेमिया जब होता है तो ल्यूकेमिया तो मेलिग्नेंट ही होता है। ल्यूकेमिया में आपको बिनाइन कंडीशन यूजुअली देखने को नहीं मिलती है ना। ल्यूकेमिया मीन्स मेलिग्नेंसी ही है वो तो। ब्लड कैंसर तो मेलिग्नेंट ही होता है, नॉट बिनाइन। ठीक, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की बात हम करेंगे आगे डिटेल में। कहाँ पढ़ेंगे बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, और बहुत डिटेल में इनके जो टाइप्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के सब टाइप्स वहाँ पर वो भी देखेंगे, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, कहाँ मेच्योर होती है, सारी चीजें आएगी। थोड़ा बहुत जो फॉर्मेशन के बारे में वो भी आगे आ जाएगा बच्चों, आज जब हम हीमोपोएसिस पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप की अग्रेनुलोसाइट्स देखते हैं बच्चों, और फिफ्थ टाइप की टोटल ओवरऑल डब्ल्यूबीसी दैट इज मोनोसाइट्स। ये सब में सबसे बड़ी है बच्चों, है ना, लार्जेस्ट ऑफ द ऑल डब्ल्यूबीसीज है। इनका न्यूक्लियस भी सब में सबसे बड़ा होता है बच्चों। 6 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी है। 0.5 to 1% बेसोफिल थी, 2 से 3% इयोसिनोफिल, 60 से 65% न्यूट्रोफिल, 20 से 25% लिम्फोसाइट और 6 से 8% मोनोसाइट। याद रखना बच्चों, इनका परसेंटेज पूछा जाता है। न्यूक्लियस लार्ज किडनी और बीन शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों इनका, है ना, बड़ा न्यूक्लियस होता है सब में, किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड होता है। डब्ल्यूसीज भी सब में सबसे बड़ी है। फंक्शन की हम बात करें बच्चों तो अगेन फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइट्स है ये भी। ठीक, अब क्योंकि ये बड़ी साइज की फेगोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स छोटी साइज की फेगोसाइट्स थी, ये बड़ी साइज की फेगोसाइट्स है, तो इनको हम मैक्रोपोलिसमेन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स थी उनको माइक्रोपोलिसमेन ऑफ ब्लड बोला था, इनको मैक्रोपोलिसमेन ऑफ ब्लड कहते हैं बच्चों। ठीक, अब एक और पॉइंट यहाँ पर जो यूजुअली एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती है, वैसे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसको डिस्कस करते हैं, बात करेंगे वहां पर। बच्चों देखो, अभी वापस से हनी बी का एग्जांपल लेते हैं। जब उसने यहाँ पर डंक मारा, काटा, तो यहाँ पर जो टॉक्सिन्स हैं बच्चों वो जरूर थोड़ी ब्लड में ही जाएंगे। जो ब्लड के बाहर का एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है बच्चों, हमारा सेल्स के स्किन के नीचे के टिश्यू, जो टिश्यू है उसकी सेल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है, तो जो एरिया कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है जो टिश्यू, उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी तो वो टॉक्सिन्स आए होंगे। ब्लड वेसल्स के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्लड वेसल्स के बाहर उन टॉक्सिन्स को कैसे खत्म किया जाएगा, उसके लिए इन फेगोसाइट्स का हमारी ब्लड वेसल्स के बाहर निकलना जरूरी है। तो ये जो बच्चों हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, इनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट होता है। WBCs have got amoeboid movement, है ना, अमीबा की तरह सीडोपोडिया बनाकर ये मूवमेंट कर सकती है। अमीबा कैसे सीडोपोडिया बनाता है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के थ्रू, वो सबको पता है, हर छठी क्लास का बच्चा भी पढ़ लेता है इस चीज को, है ना, तो आपको तो पता होना ही चाहिए। अब ये जो फेगोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, ये ब्लड कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके उसमें से स्क्वीज आउट होकर बाहर के टिश्यू में आ जाती है, फेगोसाइटोसिस करने के लिए फॉरेन एंटीजेंस का। तो ये जो मूवमेंट होता है डब्ल्यूबीसीज का फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ब्लड वेसल टू द आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं बच्चों, विच इज नोन एज डाया
डायपिडेसिस। क्या टर्म यूज करते हैं? डायपिडेसिस। तो ये डब्ल्यूबीसी डायपिडेसिस के थ्रू बाहर आ जाती है। अब यदि मोनोसाइट्स बाहर निकल कर आ रही है, वास्कुलर वर्ड यूज करते हैं ब्लड वेसल के लिए, एक्स्ट्रा वास्कुलर ब्लड वेसल के बाहर का टिश्यू। तो बाहर के टिश्यू में आने के बाद, एक्स्ट्रा वास्कुलर टिश्यू में आने के बाद मोनोसाइट्स को हम अलग नाम दे देते हैं। बाहर आने के बाद वो क्या कहलाती है? मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स। क्या कहलाती है बच्चों? मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट्स। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखना। अलग अलग ऑर्गन्स में मैक्रोफेजेस को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे लंग्स के अंदर हम बात करते हैं बच्चों डस्ट सेल्स हो गई, लिवर के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कफर सेल्स बच्चों, है ना। तो इस तरह से हम डब्ल्यूबीसी ये जो मैक्रोफेजेस होती है बच्चों, इनको डिफरेंट नाम डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर देते हैं। अलग अलग ऑर्गन्स में इनको क्या बोला जाता है ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो दो तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने देख लिए, इरिथ्रोसाइट्स दैट इज रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। अब जो लास्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनके बारे में बात करेंगे, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बच्चों हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। इसका कारण मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की मैं बात कर दूं 1.5 टू 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक। नॉन न्यूक्लिएटेड, कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। ये तो टिपिकल इंटैक्ट प्रॉपर सेल्स भी नहीं है, कंप्लीट सेल भी नहीं है। ये बनती कैसे है? ये फॉर्म होती है मेगा कैरियोसाइट्स नाम की सेल्स से। पहले हमारी रेड बोन मेरो में, जहां पर हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इन सेल्स का फॉर्मेशन होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का, वहां पर पहले एक बड़ी सेल बनती है मेगा कैरियोसाइट। वो टूट कर क्या बनाती है? उसके फ्रेगमेंट्स जब हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है उसका, टूट जाती है, तो वो टुकड़े क्या कहलाते हैं? प्लेटलेट्स। तो उनमें तो फिर न्यूक्लियस हो ही नहीं सकता, तो नॉन न्यूक्लिएटेड है एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। इनसे डिराइव होती है कहां पर? रेड बोन मेरो में बच्चों। अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अभी आ जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोनोसाइट के डिफरेंट नेम भी होते हैं, सर डिफरेंट ऑर्गन। हाँ बेटा, अभी मैंने बताया ना आपको, वो हम पढ़ेंगे। जैसे माइक्रोग्लियल सेल्स होती है ब्रेन के अंदर, डस्ट सेल्स लंग्स के अंदर, कफर सेल्स लिवर के अंदर होती है बच्चों, मिसेंजियल सेल्स होती है किडनी के अंदर बच्चों, रेटिकुलर सेल्स होती है स्प्लीन के अंदर, थाइमस के अंदर हम बोलते हैं हेसल्स ग्रैन्यूल्स, बोन्स के अंदर हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोक्लास्ट बच्चों, है ना। तो अलग अलग नाम होते हैं, बिल्कुल ये नाम हम लिखेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर चीज आपके रजिस्टर्स में, आपके नोट्स में होगी बच्चों। जो आपको ये नोट्स मिल रहे हैं डाउनलोडेबल फॉर्म में, इसके बाहर से आपसे नीट में कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। आराम से आप, यदि पूरे नोट्स आपको अच्छे से याद है, आप एट द एंड ऑफ द सिलेबस में से इतना सा प्रॉमिस कर लेना कि सर हमें ये सारे नोट्स 100% याद हैं। ऐप पर जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रखे हैं वो हमने सारे कर लिए हैं, जो टेस्ट आपको मिल रहे हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। आपने जो एनसीईआरटी हमें हाईलाइट करके दे रखी है ऐप के ऊपर, वो हमने अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे प्रायोरिटी वाइज सारी एनसीईआरटी हमने याद कर लिए। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ 360 में 360 आ जाएंगे। तीन चीज़ें सफिशियंट है, जो नोट्स में दे रहा हूँ, एनसीईआरटी पूरी याद होनी चाहिए, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम दे रहे हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि लास्ट में ये चीज़ें भी नहीं होती हमसे, है ना, प्रॉपर वे में, और वही चक्कर पड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो कहाँ था मैं? मेगा कैरोसाइट की बात हुई। ठीक। फंक्शन, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। और बच्चों हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें भी लगातार अंदर डैमेज चलता रहता है, उस डैमेज को रिपेयर करने में भी, उनकी वॉल को रिपेयर करने में भी हमारी प्लेटलेट्स मदद करती है। इनमें बहुत सारे जो प्लेटलेट्स होती है बच्चों, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करती है जो बॉडी की टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं। इनमें से एक जैसे है पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, है ना। इस तरह के कई ग्रोथ फैक्टर्स भी हमारे प्लेटलेट्स रिलीज करती है। अब नॉर्मल इंक्रीज हो प्लेटलेट्स, इंक्रीज को क्या बोला था? साइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। अब नॉर्मल डिक्रीज हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, कॉमनली किसमें देखने को मिलता है बच्चों? एक वायरल इन्फेक्शन होता है डेंगू, कौन से मच्छर के थ्रू फैलता है बच्चों? एडीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो के थ्रू, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है, धारियां होती है उसकी बॉडी के सरफेस पे, है ना। तो डेंगू फीवर में कई बार जो है प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होता है, प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होने के कारण प्लेटलेट काउंट काफी कम हो जाता है, तो बॉडी में कई बार इंटरनल ब्लीडिंग, हैमरेज भी चालू हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर डेंगू में एक पॉसिबिलिटी होती है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल से काफी कम हो जाए, विच इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे बच्चों? हम थ्रोम्बोपोइसिस कहेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछ सकते हो। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए मैं इसको थोड़ा समय लेता हूँ, है ना। अब हम देखेंगे हीमोपोइसिस। इसके बारे में एनसीईआरटी ने बात नहीं करी है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर
तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हीम वर्ड रेफर्स टू ब्लड पोइसिस फॉर्मेशन। देखो इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन, ल्यूकोपोइसिस डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन, थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट फॉर्मेशन। ओवरऑल तीनों का फॉर्मेशन किसमें आएगा? हीमोपोइसिस में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। कब कहां होता है पहले तो वो देखेंगे। इन एम्ब्रियो बच्चों, एम्ब्रियो, फीटस और इन्फेंट तीनों में क्या डिफरेंस होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बता चुका हूं आपको, फिर एक बार बता देता हूं। एम्ब्रियो कब तक बोलते हैं? जब तक बच्चा मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है और पहले 2 महीने, जो प्रेगनेंसी के 2 महीने होते हैं शुरुआत के, उसमें उनको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर प्रेगनेंसी के तीसरे महीने से लेकर बर्थ तक, जन्म तक, यानी कि तीसरे से 9वें महीने तक बच्चा क्या कहलाता है? फीटस। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, एम्ब्रियो और फीटस, उस बच्चे के लिए यूज हो रहे हैं जो मदर की यूट्रस में डेवलप हो रहा है। पहले 8 वीक यानी 2 महीने तक उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, फिर 9th वीक यानी कि तीसरे महीने से लेकर बर्थ तक उसको फीटस बोलते हैं, बर्थ के बाद 1 साल तक इन्फेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर हम 3 अलग अलग टाइम पर ब्लड फॉर्मेशन देख रहे हैं कि एम्ब्रियो में कहाँ होगा, फीटस में कहाँ होगा और आफ्टर बर्थ कहाँ होगा। तीनों समय में अलग अलग जगह पर ब्लड फॉर्मेशन होता है बच्चों। देखो पहले 2 महीने में सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बोन्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बोन मेरो नहीं बनी है, तो फिर उस समय भी ब्लड तो जरूरी है, तो कहीं ना कहीं तो बनना चाहिए। तो पहले 2 महीने जब ऑर्गन्स नहीं है, तो उस वक्त कहां पर होता है? यॉर्क सैक में। यॉर्क सैक उन बच्चों को पता होगा जिन्होंने मुझसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, चैनल पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऐप पर भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, नोट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स सिर्फ वही बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं ऐप के ऊपर जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो यॉर्क सैक एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है बच्चों। 4 तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाई है, एमनियन, एलेंटोइज, कोरियन एंड यॉर्क सैक। यॉर्क सैक न्यूट्रिशन रिजर्व का काम भी करती है और शुरुआत के 2 महीने में ब्लड बनाने का काम भी, हीमोपोएटिक फंक्शन भी परफॉर्म करती है बच्चों। फिर 2 महीने के एंड तक आते आते लिवर और स्प्लीन बन जाते हैं बच्चों। तो फिर तीसरे महीने से लेकर बर्थ तक जो मेनली ब्लड फॉर्मेशन होता है वो लिवर और स्प्लीन में होता है, उसमें भी ज्यादा लिवर में होता है इन कंपेरिजन टू स्प्लीन, है ना। आफ्टर बर्थ यदि हम बात करें, एक बार बर्थ होने के बाद बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो एंड्स होते हैं बच्चों बोन के, है ना, एक यदि मैं लॉन्ग बोन बनाऊं, है ना, ये लॉन्ग बोन है बच्चों। लॉन्ग बोन क्या होती है? हमारे हाथों की बोन्स, हमारे पैरों की बोन्स, दीज आर लॉन्ग बोन्स, जिनका शेप करीब करीब इस तरीके का होता है। तो लॉन्ग बोन्स का जो एंड होता है बच्चों, ये एंड वाला पार्ट, ये भी ऑलरेडी हम पहले एक बार वैसे मैं बता चुका हूं आपको। इन एंड वाले पार्ट को हम एपिफाइसिस कहते हैं, एपिफाइसिस, EPIPHYSES, ये आ जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एनिमल टिश्यू में पढ़ा हुआ है ना, जब बोन्स और कार्टिलेज पढ़ेंगे वहां पे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में। तो एपिफाइसिस यानी कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? रेड बोन मेरो टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो टिश्यू जो हमारा ब्लड बनाने का काम करता है। तो रेड बोन मेरो जहां पर हमारा ब्लड बनता है, वो टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? हमारे हाथ और पैरों की जो लॉन्ग बोन्स है, जैसे हाथ में ह्यूमरस है, पैर में फीमर है बच्चों, रेडियस अल्ना है, टिबिया फिबुला है, इनके एंड्स में प्रेजेंट है रेड बोन मेरो, यहाँ हमारा ब्लड बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमारी बॉडी में कई फ्लैट बोन्स है, जैसे स्टर्नम, चेस्ट बोन, स्कैपुला पीछे, ये जो फ्लैट बोन्स होती है बच्चों, इनके अंदर भी रेड बोन मेरो देखने को मिलती है। तो आफ्टर बर्थ रेड बोन मेरो में हमारा ब्लड फॉर्मेशन यानी हीमोपोइसिस होता है। कैसे होता है वो भी देखेंगे बच्चों हम। तो रेड बोन मेरो जो है बच्चों, मैंने लिख रखा है यहाँ पर कहाँ कहाँ होती है, एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड फ्लैट बोन्स ऑफ द बॉडी, पहली चीज। तो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में। अब ये जो रेड बोन मेरो होती है बच्चों, इसमें 2 तरह की स्टेम सेल्स आपको मिलेगी। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती है जो किसी भी दूसरे टाइप की सेल को बनाने की कैपेसिटी रखती हो, है ना। तो 2 तरह की स्टेम सेल्स यहाँ मिलेगी, माइलोइड एंड लिम्फोइड। जो माइलोइड स्टेम सेल्स होती है बच्चों, वो कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना रही है? आरबीसीज पूरी माइलोइड स्टेम सेल से बनेगी, डब्ल्यूबीसीज भी माइलोइड स्टेम सेल से बनेगी, लेकिन 5 में से 4 टाइप की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, यानी सारी ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो 5वें टाइप की यानी कि लिम्फोसाइट्स, ये लिम्फोसाइट्स यहाँ एक्सेप्शन है, इनको बनाती है लिम्फोइड स्टेम सेल्स। तो सिर्फ लिम्फोसाइट्स को छोड़ के सारी डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो यहाँ बन रही है। तो एक तो आप ये याद रखो कि 2 तरह की स्टेम सेल्स है रेड बोन मेरो में, उनमें से माइलोइड सारी तरह की फॉर्म्ड एलिमेंट, सारे तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी सारी तरह की सेल्स बनाती है एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कौन बनाएगी? लिम्फोइड स्टेम सेल। प्लेटलेट्स कैसे बनेगी? पहले ये माइलोइड स्टेम सेल्स कुछ बड़ी सेल्स बनाएगी, मेगा कैरियोसाइट्स, उनके टूटने से प्लेटलेट्स बनती है। लिम्फोइड स्टेम सेल्स भी रेड बोन मेरो में होती है, ये सारी लिम्फोसाइट्स बनाती है। लिम्फोसाइट्स अभी मैंने आपको 2 तरह की बताई थी, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर बी बर्सा ऑफ फेब्रिशियस से आता है, टी थाइमस से आता है बच्चों, है ना। बी लिम्फोसाइट्स तो बच्चों
पूरी की पूरी रेड बोन मेरो में बनती भी है, मेच्योर भी हो जाती है, पूरा काम इनका, पूरा डेवलपमेंट रेड बोन मेरो में हो जाता है। अब टी लिम्फोसाइट्स में फिर से एक्सेप्शन है, क्या है? टी लिम्फोसाइट्स बच्चों बनती तो रेड बोन मेरो में है, दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो, लेकिन यहाँ पर बनने के बाद बच्चों ये माइग्रेट कर जाती है थ्रू ब्लड, कहाँ पर? डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स में चली जाएगी, जैसे स्प्लीन हो गया, जैसे थाइमस हो गया, इन जगह पर चली जाती है बच्चों। उनमें भी पहले ये थाइमस में जाएगी। थाइमस में जाने के बाद बच्चों इनका मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। तो आधा काम यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स तो रेड बोन मेरो में जाता है, लेकिन उसके आगे का जो उनका कंप्लीट डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन एज वेल एज डिफरेंट टाइप्स में ये डिफरेंशिएट भी होती है बच्चों। 3 टाइप की होती है, टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, है ना। तो वो जो डिफरेंशिएशन हो रहा है टी सप्रेसर से, तो वो जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो थाइमस में जाकर होगा। तो आधा डेवलपमेंट थाइमस में हो रहा है और वहीं से टी अल्फाबेट हमने लिया है। फिर वहां से डिफरेंट लिम्फोइड ऑर्गन्स में, स्प्लीन में, लिवर, इन जगह पर ये जाती है बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमारे ब्लड के सारे होम एलिमेंट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। होप इस लेक्चर से आपको काफ़ी फायदा मिला होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी तो कवर करती ही है, लेकिन ये वो टॉपिक है जहाँ पर एनसीईआरटी ने जो चीज़ें कवर नहीं कर रखी है, कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। प्रॉपर वे में कहीं पर भी एनसीईआरटी में आपको एक जगह पर नहीं मिल पाएगी ये चीज़, ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो मेरा काम ये है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं। एक लास्ट चीज जो हमें इस टॉपिक में देखनी है वो लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीज में आपको बता चुका हूं बच्चों, है ना। अब यहां पर आप ऐड कर लो लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स 7 डेज होता है बच्चों, 1 वीक। कितना होगा? 7 डेज, ठीक है। और लाइफ स्पेन ऑफ WBCs आपसे कोई पूछे बच्चों, तो आप क्या लिखोगे? फ्यू आवर्स टू मेनी ईयर्स। वेरिएबल होता है, इसका रीजन मैं समझा देता हूं अभी। फ्यू आवर्स टू मेनी ईयर्स। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने? ज्यादातर किताबों में आपको ये 10-12 घंटे का लाइफ स्पेन मिलेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों बच्चों? जो WBCs है, इनमें से काफी WBCs, हमने क्या बोला, WBCs का मेन काम क्या है? इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बॉडी को बैक्टीरिया से, वायरसेस से, इन्फेक्शियस एजेंट से, टॉक्सिन से। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है बच्चों, तो WBCs उसको खत्म करने का काम करती है। खत्म करने के बाद ये जो लिम्फोसाइट्स होती है ना बच्चों, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनमें से कुछ सेल्स कई सालों तक हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अब किस चीज की मेमोरी है कि जो बैक्टीरिया आया था, जिस बैक्टीरिया को उन्होंने खत्म करा है वो कौन सा था, ताकि अगली बार वो आए तो उसको फटाफट रिकॉग्नाइज करके उसको खत्म कर सके तेजी से, अगले जो अटैक हो उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए। तो ये हर बार जब भी कोई नया इन्फेक्शन बॉडी में होता है, तो पहली बार जब उससे हमारी WBCs लिम्फोसाइट्स फाइट करती है, तो शुरुआत में इनका जो अटैक होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको नया इन्फेक्शियस एजेंट है, पहली बार बॉडी में आया, तो उसको पहचानने में समय लग जाता है ना। उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को मॉडिफाई करने में समय लग जाता है। लेकिन एक बार जब उसको पहचान कर खत्म कर दिया, तो अगली बार हमारी बॉडी चाहेगी कि यदि सेम बैक्टीरिया वापस आए तो भी फटाफट अटैक हो तेजी से। उसके लिए जिन सेल्स ने फर्स्ट अटैक में उससे फाइट की थी, उनमें से कुछ सेल्स को बॉडी में स्टोर करके रखना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है उस बैक्टीरिया की। ये सेल्स कहलाती है मेमोरी सेल्स, जो सालों तक हमारी बॉडी में स्टोर रहती है, अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट्स के लिए, अलग अलग एंटीजेंस के लिए। तो ये भी तो WBCs ही है, मेमोरी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो मेमोरी सेल्स, इनको यदि छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो WBCs होती है ये करीब 10 से 12 घंटे तक सर्वाइव करती है ना। लेकिन जो मेमोरी सेल्स बन जाती है फिर वो कई सालों तक सर्वाइव करती है बच्चों। तो इसीलिए लाइफ स्पेन ऑफ WBCs हम क्या याद रखेंगे? फ्यू आवर्स टू मेनी ईयर्स। तो ये जो ब्लड वाला पार्ट था, ब्लड कंपोजिशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सब कर लिए हैं। कल सुबह जो मैंने आपकी क्लास शेड्यूल करी है, अगेन ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। और आज जो अपना अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फायरिंग प्लांट्स का सुबह जो एक लेक्चर होना था, वो कल सुबह के लिए रीशेड्यूल करा है, क्योंकि आज कुछ अगेन सर्जरीज वगैरह है, मेरे को निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है बच्चों शेड्यूल, रात भी लेट हुआ, तो
लेक्चर अपना होगा बट कल होगा, आज की जगह कल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फायरिंग प्लांट्स, कल उसको हम कंक्लूड कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि कल वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। लास्ट लेक्चर है सीड और एम्ब्रियो, उसमें मेनली अपने को देखना है अपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनिक, थोड़ी सी बात करनी है, दैट्स इट, है ना, बहुत ज़्यादा पार्ट उसके अंदर बचा नहीं है। तो कल हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो कल अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फायरिंग प्लांट्स कंप्लीट हो जाएगा और बॉडी फ्लूइड्स में ब्लड क्लॉटिंग हम कल कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर अगले वीक का शेड्यूल आपको कल रात तक या परसों सुबह तक मिल जाएगा। जो सिंगल पीडीएफ से जो ऑलरेडी अभी लास्ट जो 2 अपने चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, 5 चैप्टर्स के तो सिंगल पीडीएफ्स ऑलरेडी है, 2 या 3 की अभी नहीं है। तो 2 चैप्टर्स की जिनकी सिंगल पीडीएफ्स आपको अवेलेबल अभी नहीं करवाई गई है, मेरे पास मैसेजेस आ गए थे, तो वो भी आपको कंप्लीट करवा देते हैं बच्चों, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड मेंटर एंड मोटिवेटेड डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।